हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड। सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है, उनको आप किस एक्सप्रेशन से कनेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो पहले जरा देख लेते हैं कि क्या रिलेशन होता है, फिर इसका बेनिफिट भी बताएंगे कि क्या रिलेशन या कन्वर्ट मतलब इसको आपस में रिलेट करने से या फिर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी निकालने से बेनिफिट क्या होता है। तो पहले जरा देख लेते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो इसको हमें दो तरीके से देखना है। एक तो हमें देखना है कि V को आप कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप वहां के उस रीजन में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को कैसे निकालोगे। ठीक है, तो जरा हम जनरल मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, एक्स वाई और जी एक्सिस। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। और मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। और मान लेते हैं ये, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कि किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ये पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। और इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट मी ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर। इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, ओहो सॉरी, या सो यस, सो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर है ना। इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। या नाउ इट्स फाइन। सो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आर वेक्टर, हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, लेट्स से ये है वी। और क्योंकि आर पोजीशन पे है तो आर वेक्टर। ठीक है, वी एट आर वेक्टर मतलब एट आर पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोटेंशियल हो गया। हमें यही निकालना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लेते हैं इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो है ई। अब ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ई जो है, ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करती है, जो कि यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है ना। जनरल केस के लिए हम कर रहे हैं। तो देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन में लिख देता हूँ। पोटेंशियल अगर आपको आर पॉइंट पे निकालना है तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी कि आप वर्क डन निकालो बाय द अप्लाइड फोर्स। और कहां से कहां तक? कि आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आए हो, कहां तक? इस आर पोजीशन पे। ये आर पोजीशन है, आप यहाँ पे इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आए हो तो यहाँ वर्क डन निकालोगे तो इसका वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। तो मान लो हम एक क्यू नॉट चार्ज को, जो कि टेस्ट चार्ज की तरह हम यूज कर रहे हैं, है ना। ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, फर्स्ट वीडियो में, जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये सब डेफिनेशन से एक्सप्लेन करी थी कि किस तरीके से इवॉल्व होती है। और दूसरी चीज, अब ये देखो, ये तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन हो गया। ऐसे अगर मुझे इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन की टर्म में लिखना है तो मैं इसको माइनस डब्ल्यू लिख सकता हूँ। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेके अगेन आर वेक्टर तक और अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, डब्ल्यू ए है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, यहां मैं लिख मेंशन भी कर देता हूं। मैं डब्ल्यू ए क्या है? डब्ल्यू ए है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ओके, और डब्ल्यू ई है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अब देखिए, क्योंकि ये मैंने भी कहा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, तो यहाँ पे अब जो वर्क डन होगा ये हमें इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होती तो डायरेक्ट सिंपल डॉट प्रोडक्ट करके निकाल देते, बट यहाँ पे छोटा सा डी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो कि डी आर है ना। तो सिचुएशन क्या है, मान लीजिए यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे कोई, यहाँ कहीं मैं इन्फिनिटी मान लेता हूँ, ये यहाँ पे
कोई क्यू नॉट चार्ज है इन्फिनिटी पर, है ना, ये इन्फिनिटी पर है, और यहां से हमें इसको लेकर आना है यहां तक, ये तो कंसेप्ट है, यहां से इसको हमें यहां तक लेकर आना है। तो थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, जनरल केस के लिए कर रहे हैं, वेरिएबल भी हो सकती है। तो मैंने क्या करा है, हमने एक छोटा सा डी आर मानना है, ठीक है, इस रास्ते में छोटा सा एक डी आर मानना है, यहां से लेके ये छोटा सा हमने एक डी आर मान लिया, ये हो गया डी आर वेक्टर, ठीक है, ये हो गया डी आर वेक्टर। तो हमने एक छोटा सा डी आर वेक्टर मानना है, और जो आर के जनरली आर के अलोंग ही मानते हैं, इसलिए मैंने आउटवर्ड की तरफ माना है ना, वो कोई कंसर्न करनी है। डिस्प्लेसमेंट माना हमने छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट माना है डी आर वेक्टर, ठीक है। तो अब हमें यहां से लिखना है कि इसका टोटल वर्क डन कितना होगा इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, ठीक है। तो हम लगाओ जरा, और है ना, हो सकता है आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता, 1% को लगे कि जब लेकर हम अंदर की तरफ ला रहे हैं तो मैंने बाहर की तरफ क्यों माना है। अंदर की तरफ भी मान सकते हो ना, चाहो तो आप ये डी आर वेक्टर को अंदर की तरफ भी मान सकते हैं ना, इनवर्ड भी, बट मैंने आउटवर्ड मान लिया ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डॉट प्रोडक्ट अपने आप उस चीज को टेक केयर कर लेगा, ठीक है। बस ये डिस्प्लेसमेंट मानो आप ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है डी आर। तो अब देखिए, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें वर्क डन लिखना है। सो मैं उसी में पुट कर देता हूँ ना, वी एट आर इज इक्वल टू नेगेटिव हो। देखो वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, तो वर्क डन लिखो आप इन्फिनिटी से आर वेक्टर तक, और इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दो यहाँ पे एफ डॉट डी आर, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां तक करना है, इन्फिनिटी से आर तक करना है, ठीक है। और एफ डॉट डी आर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा अपॉन क्यू नॉट। ये समझ में आता नहीं है कैसे लिखा मैंने, डी डब्ल्यू क्या होगा, छोटा सा वर्क डन होगा एफ डॉट डी आर, है ना, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी वर्क डन हुआ है। और कंप्लीट वर्क डन अगर निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कहां से कहां तक निकालना है हमें, जब ये इन्फिनिटी से आर वेक्टर तक आया है वहां तक निकालना है, तो इसकी लिमिट हो गई इन्फिनिटी से आर वेक्टर तक। अब सेकंड चीज हमें पता है एक और चीज, और वो क्या होता है कि जो फोर्स होती है इसको लिख सकते हैं हम क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे 400 क्यू नॉट है जिसको मूव करा रहे हैं, तो क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी से आर एफ की जगह क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। और अब देखिए, अगर मैं इस क्यू नॉट को, कांस्टेंट है ये तो, है ना, वेरिएबल तो है नहीं, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, माइनस इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी से आर ई डॉट डी आर, और नीचे ये क्यू नॉट है ये दिट इज। अब देखो आप, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो सकता है। सो फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा v एट आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, है ना, ये बचा हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, पोटेंशियल एट आर के लिए किसी भी जनरल आर पॉइंट पे ये बचा, ठीक है, ये बना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये तो जनरल एक्सप्रेशन बना ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जनरली क्या होता है अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज के लिए लिखना चाहूँ रिलेशन को, तो पॉइंट चार्ज के केस में क्या हमारे पास एक चीज होती है कि इसमें जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, मतलब स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक है। और जनरली हम क्या करते हैं, जहां पे ये पॉइंट चार्ज आपका प्लेस है उसी को ओरिजिन मान लेते हैं, जहां पे आपका पॉइंट चार्ज रखा है इसको क्या मान लेते हैं, इसी इसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं। और अब यहाँ पे कोई ये पॉइंट है मान लो, ठीक है, और जो है ना, और अब जो इसका मूवमेंट करेंगे ना वो इसी लाइन के अलोंग कर लेंगे। ये जो लाइन है ना, यहाँ ये इन्फिनिटी हो गई, इन्फिनिटी से ये क्यू नॉट यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसी लाइन के अलोंग इसके मोशन को लिख लेंगे, और ये डिस्टेंस है आर। अब देखो वेक्टर की जरूरत नहीं है, अब तो खाली ये एक लाइन की तरह, ये जो 3D में जो मोशन था ये अब
एक लाइन में ही हो गया ना, तो इसको वेक्टर की तरह लिखने की जरूरत नहीं खाली। यहाँ पे ये जो मैंने आर वेक्टर लिखा था, ये पोजीशन वेक्टर था इसका, है ना। ये ध्यान दे देखो आप, ये पोजीशन वेक्टर था इन जनरल, ये जो था ना, ये इन जनरल इसका पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर। बट अब क्योंकि ठीक है, जो कि एक्स वाई जी है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है ना, एक्स वाई जी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। बट अगर हम एक पर्टिकुलर केस के लिए लिख रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए लिखें, तो वहां पे क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, तो हम इस रेडियल कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं, हम खाली इसको स्केलर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब खाली ये डिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेक्टर फॉर्म में जरूरत है, क्योंकि जब अब जो मोशन होगा इसी लाइन के अबाउट ही होगा, और डी आर को भी इसी लाइन के अबाउट, ये इसी लाइन में यहीं कहीं ये डी आर होगा, ये हो जाएगा ऐसे कहीं, यहाँ पे देखो ये इसके बीच में ये हो गया डी आर, ठीक है। इसको तो फिर भी चलो हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कि जरूरी नहीं आप इसी पाथ के अलोंग लेकर आओ, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर पॉइंट चार्ज का केस होगा, तो वहां पे मैं वी एट आर, यहाँ पे वेक्टर साइन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अब ये जनरल ये नहीं दिखा रहे, ये आर वेक्टर होता है ना, ये बेसिकली होता है जो मैंने पीछे लिखा था पोजीशन वेक्टर, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, ये होता है ना, इस तरीके से समझो आप, ये होता है जनरल एक पोजीशन वेक्टर है। बट यहाँ पे जो आर है, ये खाली यहाँ से डिस्टेंस है, ये कोई ऐसे जनरल पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये खाली क्या है, जो मैंने आर यहाँ ऊपर स्केलर की तरह जो लिखा है, ये इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस है, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये खाली क्या है, ये इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस है, ठीक है। और एक ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल के लिए ये डिस्टेंस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भाई ये मैंने ओरिजिन मान लिया, जहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसी को मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। और यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने क्या करा, मैं ठीक है, अब देखो, अब मैं जब लिखूंगा, तो यहाँ पे मुझे अब वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली इसको आर को स्केलर की तरह भी करके लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। बाकी ये तो वेक्टर ही रहेगा ना, ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में, ई डॉट डी आर, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डी आर वेक्टर ये हो गया इस तरफ, है ना, ये हो गया इस तरफ, ठीक है। ये इसका आर पे छोटा सा डी आर हमने, ठीक है, ये छोटा सा डी आर तो हो गया ठीक है, ये डी आर वेक्टर हो गया। सो ये एक्सप्रेशन बनेगा पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। बस फर्क इतना सा है कि वेक्टर को आप स्केलर से, कि यहाँ पे खाली डिस्टेंस से काम चल जाएगा, ठीक है, हमें 3D में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3D में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3D में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो खाली इसको हम डिस्टेंस से देख लेंगे और वहीं से हमारा काम चल जाएगा। तो ये हो गया पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बाकी ये तो जो था ना, ये तो जनरल था, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है, ये तो है ना यहाँ पे, ठीक है, ये तो जनरल था। ये लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे एक्स वाई जी तीनों चाहिए होंगे, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, अब वैसे तो ये भी जैसे स्फेयर है, तो स्फेयर के चारों तरफ भी 3D में पॉइंट्स होंगे, ठीक है। बट है क्या, खाली वहां पे आर ही इंपॉर्टेंट है, बात समझो, है ना। यहाँ पोटेंशियल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए आप चाहे चारों तरफ कहीं भी देखो, है ना, इस बात को जरा ध्यान से समझो, आप कहीं भी देखो, पोटेंशियल खाली इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इससे चार्ज से कितना दूर हो। 3D में आप देखोगे तो उसकी लोकेशन पर डिपेंड, मतलब उसकी लोकेशन का खाली ये सिग्निफिकेंट, जो लोकेशन में जो रोल प्ले करेगा वो खाली ये कि इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, तभी यहाँ पे खाली स्केलर से काम चल गया है। यहाँ आर वेक्टर, ये जो मैंने ऊपर आर लिखा है, खाली स्केलर लिखा है ना, खाली स्केलर से काम चल गया। बात समझ में आ रही है, 3D वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, 3D वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक होने की वजह से खाली जो इसका पोटेंशियल है, या फिर ऐसा समझ लो जो खाली इसकी फील्ड है, वो खाली आर पे डिपेंड करेगी, ठीक है, और किसी चीज पर डिपेंड करेगी। मतलब इस पॉइंट चार्ज से आप चाहे यहाँ चले जाओ, ये मान लो क्यू पॉइंट चार्ज है, चाहे आप यहाँ चले जाओ, अगर आप आर डिस्टेंस पे ही हो, अगर आप आर डिस्टेंस पे हो, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है इस पॉइंट चार्ज के लिए, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना पोटेंशियल यहाँ होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, तो खाली ये आर डिस्टेंस का ही इंपॉर्टेंस है। अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिक हो जाए तो वेक्टर की तरह लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो हर लोग जब ये हर आर डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट सिमिलर हो गया, तो खाली वो आर डिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट, फिर जो उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं भाई, अगर ऐसा होता कि ये वाला पॉइंट अलग होता कुछ, ये वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल अलग होता, तो फिर तो दोनों पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर बनता वो अलग अलग बनता,
है ना भाई, 2 पॉइंट है अगर तो उनका पोजीशन वेक्टर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने ये यहाँ पॉइंट चार्ज बना रखा है, तो कोई पॉइंट अगर यहाँ होगा सेम आर डिस्टेंस पे, यहाँ होगा अगर आर डिस्टेंस पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे बनेगा। और जो ये मैंने यहाँ पे रखा, जो यहाँ पे क्यू नॉट रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर ये, तो ये दोनों वेक्टर तो अलग अलग हैं, आर वेक्टर अलग अलग बनते हैं, यहाँ भी अलग अलग बन रहे हैं, बट क्योंकि पोटेंशियल सेम है ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो खाली स्केलर से काम चल जाएगा ना, अलग से मतलब वेक्टर फॉर्म में उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी हाँ ये जरूरी नहीं है कि ये डी आर वेक्टर इसी के अलोंग है ना, ये कुछ जरूरी नहीं है कि डी आर वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, वो डॉट प्रोडक्ट अपने आप टेक केयर करेगा उस चीज को। अब ये रैंडम कोई भी, ये डी आर कोई भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, और छोटा सा मानने का रीजन ये ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म ट्रीट कर सके, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, है ना कुछ चीजें। हाँ बगैर में डॉट प्रोडक्ट को चलो उस चीज को भी है ना, बाकी इतना मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा कब ये, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। जैसे अगर आप कहीं बुक वगैरह में देखोगे तो वहाँ जनरली स्केलर से लिख देते हैं, क्योंकि वो जनरली हम पॉइंट चार्ज के लिए लिखते हैं, खासकर आप जो आपके सिलेबस की बुक होंगी उसमें, क्योंकि जनरली हमें पॉइंट चार्ज से डील करना होता है, तो वो इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, वरना जो सही एक्सप्रेशन है वो ये है, और ये कुछ नहीं है, पोजीशन ही बता रहा है ना, पोजीशन वेक्टर है। अब यहाँ पे इस केस में मैं आगे रिपीट कर देता हूँ, इस केस में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक की वजह से खाली डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट चार्ज से। ठीक है, तो उसको खाली स्केलर से डिनोट कर देते हो, काम हो जाता। ठीक है, है ना, ये क्लियर हुआ होगा अब। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। अब सेकंड चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे अब इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो पहले इसमें भी मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूं, मैंने वो खैर आपके सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, बट स्टिल स्टार्ट वहीं से करते हैं। जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ना, वो होता है दैट ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये जो सिंबल है ना, ये होता है ग्रेडियंट का सिंबल। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है, पहले मैं इसी को मैथमेटिकली आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली ग्रेडियंट होता है माइनस डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स का मतलब ये नॉर्मल डेरिवेटिव की तरह है, जैसे कोई फंक्शन तीनों पर डिपेंड करे, जहां पे एक्चुअली जो वी होगा ना 3D में, ये वी एक्स वाई जी तीनों का फंक्शन हो सकता है, तीनों के पे वेरी कर सकता है पोटेंशियल की वैल्यू, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी। तो हम क्या करते हैं, ये जब आप डेल वाई डेल एक्स का मतलब क्या है, जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई जेड को कांस्टेंट मान के चलेंगे, वैसे जब आप वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और जेड को, और जब जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और वाई को। तो बेसिकली ये इनके पार्शियल डेरिवेटिव है वी के। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ये होता है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। और यहाँ पे आपको ये नेगेटिव साइन दिख रहा होगा, ये नेगेटिव साइन और ये ग्रेडियंट क्या दिखाता है, ये दो बातें, ये एक बात बताते हैं, एक साथ ही लिख देता हूं मैं, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो होती है इज इन द डायरेक्शन अलोंग विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द फास्टेस्ट रेट। देखो यहाँ पे एक तो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन तो ये बताता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अगर ये मैं इस पे 2 पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो मान लो यहाँ पोटेंशियल V1 है या V2 है, तो कहने का मतलब ये है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में पोटेंशियल, राइट साइड में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब V2 जो है वो कम होगा V1 से। पहली बात तो ये। अब और ये होगी भी डायरेक्शन क्या, चलो डिक्रीज तो करेगा वो तो ठीक है, बट जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां ये रेट भी सबसे फास्ट होगा, मतलब जो पोटेंशियल जो डिक्रीज हो रहा है वो सबसे तेज जिस तरफ होगा उस तरफ ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, ये इसका ये ग्रेडियंट, यही चीज ये ग्रेडियंट से डिड्यूस हो जाती है। इवन ग्रेडियंट की डायरेक्शन ही वो होती है जहां पे रेट ऑफ चेंज जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब ये तो जनरल हो गया, और ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। अब जो हमें ज्यादा ध्यान से जो देखना है, जो हमारे सिलेबस में भी है, वो एक पर्टिकुलर केस में है,
और अब जरा मैं वो कराता हूँ, ये तो बस पहले जनरल मैंने बता दिया है ना। अब एक पर्टिकुलर केस में देखता हूँ, वो पर्टिकुलर केस क्या है, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी तो फिर किस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब जरा वही देखते हैं। अब देखो पहले तो एक चीज, एक फायदा क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर एक मेन फायदा ये होता है कि फिर आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट जो वर्क डन लिखोगे वो डायरेक्ट एफ डॉट डी आर करके लिख जाएगा। ठीक है, अब जरा मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, चलो दोबारा से इस चीज का, सॉरी दोबारा से तो नहीं, इस चीज का मतलब, तो मान लीजिए ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में की। ठीक है, और ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, ई वेक्टर हो गया है। और मान लीजिए इस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और है ना, ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, और हम एक क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल है V1, और यहाँ पे मान लेते हैं वी आई, मान लेते हैं इनिशियल पोटेंशियल मान लेते हैं वी आई, और यहाँ फाइनल पॉइंट हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल हो गया वी एफ। ठीक है, ये इनिशियल पोटेंशियल हो गया और ये फाइनल पोटेंशियल हो गया वी आई और वी एफ। और ये जो टोटल, जो ये आई और वी, ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा या मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो है डेल्टा आर। अब चार्ज को तो इवन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, तो पाथ का कोई रोल नहीं है, वर्क डन जो होगा खाली डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड करेगा इनिशियल या फाइनल पॉइंट के बीच में, उसमें एक्चुअल पाथ का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये डेल्टा आर वेक्टर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये वेक्टर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर है। चाहो तो मैं इसको भी ऐसे बना देता हूँ, है ना, ये हो गया ये। ठीक है, ये हो गया डेल्टा आर। ओके, ये हो गया डेल्टा आर, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हमें डेफिनेशन से ये पता है कि जो पोटेंशियल में चेंज आएगा, या वर्क डन से निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन लिखी थी, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो जो चेंज इन एनर्जी होगा वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। और चेंज इन एनर्जी क्या होता है, ये होता है चार्ज, जो टेस्ट चार्ज जिसको हम मूव करा रहे हैं ना, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है जिसको हम मूव करा रहे हैं, वो टेस्ट चार्ज इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो डेल्टा वी बेसिकली है क्या, डेल्टा वी है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इंटू माइनस वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डेल्टा, ये वर्क डन होगा। यहाँ पे इंडिकेशन की जरूरत नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इंडिकेशन की जरूरत वहां पे होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, अब ये हो गया क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी इक्वल टू, इस फोर्स की जगह लिख सकते हैं क्या, अभी पीछे हमने देखा था क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर माइनस इन डॉट डेल्टा। अब आप देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो सकता है, तो फाइनली बचा क्या, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा। और अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो हो जाएगा ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू दिस डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर, मतलब ये एंगल हो गया थीटा, ये। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, दोनों के बीच में जो एंगल है। तो यहां से ई का रिलेशन देखिए क्या आया, ई का रिलेशन आया माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर कॉस थीटा। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन आ गया। अब जरा आप देखिए कि ठीक है,
सो अब जरा ये देखिए डेल्टा आर कॉस थीटा होगा क्या एक्चुअल में। तो अगर मैं ये हो गया देखो, ये इसको अगर मैं थोड़ा ड्रॉ करूं, यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया ना इसको। तो अब देखो ये वाला, ये जो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का, ये तो डेल्टा आर है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा नहीं होगा, ये भी थीटा ही होगा भाई। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा साफ साफ भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया डेल्टा आर, खाली मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ ना यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये एंगल हो गया थीटा। तो और ये मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये सॉरी है ना, चलो ठीक से। हाँ तो देखो ये ये हो गया, एक ये हो गया, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ऐसा है ना, आप ठीक है। सो ये हो गया डेल्टा आर, ये हो गया थीटा एंगल, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। और देखो अगर ध्यान से, अगर मैं इसको निकालूंगा, ये जो बेस होगा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूं, तो मुझे पता है कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस जो कि एक्स है अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब डेल्टा आर। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा आर कॉस थीटा। मतलब जो ये नीचे वाली ये है, ये कुछ नहीं है नीचे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा आर कॉस थीटा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा मैंने ये परपेंडिकुलर ये सब करा क्यों है। ये देखो ये नीचे ही तो लिखा हुआ है डेल्टा आर कॉस थीटा, और ये बेसिकली है क्या, ये चीज हो गई, ये क्या हो गया, ये डेल्टा आर का कंपोनेंट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ये डेल्टा आर का कंपोनेंट है डेल्टा आर वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ डेल्टा आर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ये चीज, ठीक है। तो इवन इलेक्ट जो ये होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, खाली इसी पे डिपेंड करेगा कि ये कंपोनेंट कितना है, जैसे 2 पॉइंट अगर मेरे पास होगा तो इस पे डिपेंड करेगा। अब यहां से देखिए एक चीज हम यहां से देख सकते हैं, या चलो पहले इसमें भी, हाँ तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। तो ये हमने ये एक्सप्रेशन निकाला जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तब ये हो गया। अब इसमें एक और पर्टिकुलर केस कर सकते हैं, और वो एक और पर्टिकुलर केस क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। और जैसे थीटा 0 हुआ, हमें पता है कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, कॉस 0 होता है 1। तो अब जरा फॉर्मूला देखो पीछे से, यहाँ अब देखो यहाँ पे कॉस 0 की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, ई का फॉर्मूला बन गया फाइनली इस केस के लिए माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। कॉस थीटा की जगह बना गया तो खाली यही बचा, ठीक है, खाली क्या बचा, यही बचा डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। अब देखो यहाँ ये जो नेगेटिव साइन है इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो ये बेसिकली नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अब देखो कैसे, यहाँ ये सारी चीजें मैग्नीट्यूड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड है भाई, ओपन करके आया था, और ये डेल्टा भी तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये भी, तो इन सबके पास मजबूरी है, और वो की मजबूरी क्या है कि इन सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब जरा मैं यहाँ पे डेल्टा वी का फॉर्मूला डालता हूँ जरा, पहले मैं डेल्टा वी, अब मैं आपको ये चीज शो कर रहा हूँ, वैसे तो आप ये तो बुक्स वगैरह में इस तरीके से देख ही लेते हो कि वहां पे नीचे लिखा होता है नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, ये जिस डायरेक्शन में इज इन द डायरेक्शन along which potential decreases या along which v decreases। ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में तो मिलता है, मैं जरा आपको ये निकाल के भी दिखाता हूँ थोड़ा मैथमेटिकली, ताकि आप इसको और रिलेट कर पाओ कि हाँ ऐसा है, ठीक है। अब देखो, तो अब मैं यहाँ पे जरा डेफिनेशन यूज करता हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस डेल्टा वी की डेफिनेशन लिखी थी,
है ना। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैंने क्या करा है, डेल्टा आर ओ इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में कर दिया है। तो अब जरा देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और 2 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, ये इनिशियल। अब देखो डेल्टा आर, ये डायग्राम याद करो, जब ये सेम डायरेक्शन में हो गए दोनों, डेल्टा आर भी इधर हो गया, तो ये वी आई पहले हो गया, वी आई, तो ये सब एक लाइन में बन गया। इसको डायग्राम को ध्यान रखना ना, ये हो गया वी आई और ये हो गया वी एफ, और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन गया, ये बन गया, ये हो गया डेल्टा। तभी तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, ऐसे ही हुआ, ठीक है। और जो डेल्टा वी है यही है वी एफ माइनस वी आई। तो जरा देखते हैं, तो अब मैं जब इसमें पुट करूंगा तो यहां मैं डेल्टा वी की जगह क्या लिखूंगा, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, ये लिखूंगा अपॉन डेल्टा आर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर मैं इस ई डेल्टा आर को यहां कर दूंगा, इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं, तो ये माइनस साइन क्या बचेगा, वी आई माइनस वी एफ, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा कि ये सब कुछ स्केलर है, ठीक है, मतलब ये खाली मैग्नीट्यूड्स है, ई भी मैग्नीट्यूड है, डेल्टा आर भी मैग्नीट्यूड है। तो देखो कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सारे मैग्नीट्यूड है, तो ई भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा आर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ई इंटू डेल्टा आर भी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब है ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहना है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगी तो राइट साइड भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये है दैट वी आई माइनस वी एफ शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा होगा देन वी कैन से कि जो वी आई होगा ये ज्यादा है वी एफ से। देखो ये बात प्रूफ हो गई, अगर वी आई वी एफ से ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते चलते पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। ये बात प्रूफ हो गई ना, या वेरीफाई हो गई कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे वेरीफाई होती है ना, ठीक है। तो ये हमने ये भी देख लिया कि हम, एक और छोटी सी चीज है और वो ये है कि एक तो ये केस है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब भी हम ये फॉर्मूला, ये डी माइनस डेल वी बाय डेल आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। एक और चीज होती है, भले इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, भले इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, बट फिर भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं जो भी हमने पीछे निकाला है। बट कब, वो उस तब केस में जब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हो, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लगभग क्या मान लेते हैं, यूनिफॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म है नहीं, बट इट कैन बी ट्रीटेड एज यूनिफॉर्म, ठीक है, इसको हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं फॉर डी आर डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसको यूनिफॉर्म मान लेते हैं। ये यूनिफॉर्म है नहीं, बट हमने क्योंकि डी आर इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है कि हमने इसको क्या कर लिया, यूनिफॉर्म मान लिया। तो इस केस में अब जब हम लिखना चाहेंगे तो इस केस में भी जब आप निकालोगे तो क्योंकि अब तुमने यूनिफॉर्म मान लिया इसको, तो सारे फॉर्मूले सेम बनेंगे। तो फाइनल देखो, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, बट सेम रिजल्ट क्या आ जाएगा, फिर सेम रिजल्ट आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस, ये चलो पहले वही लिख देता हूँ भाई, क्या आएगा देखो यहाँ से देख लो, कहाँ पे निकाला था हमने, हाँ यहाँ पे निकाला था भाई, ये सेम आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। बस ये डेल्टा आर की जगह डी आर हो जाएगा, और क्योंकि स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है तो उसको भी डीवी से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा, ये हमारे पास फाइनली जो बनेगा वो बनेगा दैट डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे डीवी क्या है, डीवी है अगेन स्मॉल पोटेंशियल चेंज, है ना, या फिर डी आर के अबाउट जो ये पोटेंशियल चेंज होगा ये है, ठीक है। ये जो डीवी है ये भी इसको डीवी से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत पास पास के 2 पॉइंट है, तो उनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो भी बहुत कम होगा, है ना। जनरली जो डी वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों ही चेंज को दिखाते हैं, डेल्टा बी और डीबी, बट ये बहुत स्मॉल चेंज को दिखाता है ना, इससे भी बहुत स्मॉल चेंज के लिए हम इसको यूज करते हैं, है तो दोनों ही स्मॉल, बट इससे भी बहुत स्मॉल चेंज के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या बन गया, तो अगेन वही बन गया माइनस डीबी अपॉन डी आर कॉस थीटा, ठीक है, ये बन गया। और इसमें भी अगर ये थीटा 0 हो जाए, अब अगर ये थीटा 0 हो जाए तो उस केस में फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा,
सॉरी फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस डेल वी बाय डेल आर, ये फाइनल फॉर्मूला बन, ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला बन गया। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म का भी केस है, बट अगर बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हो तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तो हम सीधा डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं ना, वी अगर एज अ फंक्शन ऑफ आर आपको गिवन होगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फाइनली आंसर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये सब हम कर किस लिए रहे थे, तो एक बार वो बता देता हूँ। तो करने का सब कुछ लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है निकालने के लिए। जैसे मान लो एक सिंगल पॉइंट चार्ज वगैरह करते तो फिर भी निकाल सकते हो, बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे मान लो स्फेयर का केस हो या और भी कोई कॉम्प्लेक्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्फेयर से चलो फिर भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है, या और वो भी पॉइंट चार्जेस नहीं है भाई, 3D में मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉइंट चार्जेस होते नहीं है ना, किसी भी आर्बिट्ररी शेप के ऊपर या आर्बिट्ररी बॉडी के ऊपर अगर चार्जेस इंड्यूस है और उस केस में फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टरली ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, वेक्टर लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, बट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। और अभी हमने देखा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है, तो हम जनरली करते क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हम पोटेंशियल को निकालते हैं पहले और फिर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, ठीक है, पोटेंशियल को निकालो और फिर पोटेंशियल से क्या निकालो, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये हमने देखा भी था, अभी हमने जब देखो डाइपोल के लिए जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हमने नहीं करा, खाली इक्वेटोरियल और एक्सियल के लिए करा था, बट पोटेंशियल का कर लिया है ना जनरल पॉइंट पे। रीजन क्या है, रीजन यही है क्योंकि जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उतना आसान टास्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। बट हाँ, इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पे थोड़ा सा चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, बट पोटेंशियल क्योंकि स्केलर है तो वो निकाला जा सकता है इजीली, है ना, सिंपल प्लस माइनस करके हो जाता है, तो वो हमने करा भी है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज हमें और देखनी है, और वो ये है, देखो आपका जब आप एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन देखोगे रिलेशन बिटवीन ए एंड बी का, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हेल्प से करते हैं। एक बार मैं उस तरीके से भी करा देता हूँ और फिर थोड़ा सा ये बताऊंगा कि उस तरीके से करने का हल्का सा बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो पहले जरा स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जहां पे जिस सरफेस के थ्रू आउट पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। नाम से समझ में आ रहा है ना, इक्वी मतलब इक्वल से इक्वल को डिनोट कर रहा है, और इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल है पूरे सरफेस पे, ऐसे सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये हमारे पास ये दो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज है। ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम एनसीईआरटी के तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से एनसीईआरटी में आपका डेरिवेशन गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी, तो ये दो क्या है, ये दो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये दो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है। और मान लेते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो सेपरेशन है, मतलब वो भी छोटा सा सेपरेशन है डी आर। ठीक है, चाहे तो डेल्टा सी लिख लो, है ना, डेल्टा सी लिख देता हूँ। तो इनके बीच में छोटा सा सेपरेशन है, वो है डेल्टा आर, जो इनके बीच में छोटा सा सेपरेशन है। अब एक खास बात होती है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो सकती है। अब ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ही स्टडी करेंगे, तो उसमें देखेंगे ये रीजन क्या होता है। अभी के लिए आप, है ना, इसको ऐसे ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होते हैं। अब मान लेते हैं कि नीचे वाले सरफेस का पोटेंशियल है वी, ठीक है, और ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल है वी प्लस डेल्टा वी। ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल हो गया वी प्लस डेल्टा वी। ठीक है, और बीच में इनके इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये, ठीक है, बीच में जो होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये होगा ई वेक्टर। ठीक है, ये हो गया ई वेक्टर। अब मान लीजिए कि हम एक नीचे के पॉइंट से या ऊपर से नीचे कर लेते हैं ना, यहाँ से या यहाँ, या फिर ऊपर से नीचे ही बना लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बना लेते हैं। तो मान लेते हैं मैं ऊपर से नीचे एक चार्ज को लेकर आया, ये हमने एक चार्ज को मूव कराया
ऊपर से नीचे, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, नीचे वाला फाइनल पॉइंट हो गया। क्यू नॉट चार्ज को है ना, सारा केस हम टेस्ट चार्ज के लिए कर रहे हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हमने ऊपर से नीचे मूव करा है। तो अगेन अब मूवमेंट कराने में तो वही चीज है, वर्क डन होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ई है, और मान लीजिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में यूनिफॉर्म है ना ई। तो यहाँ पे देखो वर्क डन कितना होगा इसको मूव कराने में, तो लिखो आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे कराया आपने और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे है, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं, ठीक है, कितना क्या वर्क डन लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर। और बाकी मैं इस एफ की जगह क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर भी लिख सकता हूँ, इंटू डी आर, ये हो गया। और ई और डी आर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा, ई डी आर डेल्टा आर कॉस जीरो, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ डेल्टा आर है, तो ये बन जाएगा क्यू ई डेल्टा आर। और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो फाइनली क्या बना, फाइनली ये बना डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्यू ई डेल्टा आर। ये तो हुआ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज हमें पता है, और वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इनी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, डेफिनेशन में से फाइनल माइनस इनिशियल होती है, तो फाइनल क्या है, फाइनल ये हो गया भाई, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो फाइनल हो गया वी, और इनिशियल हो गया वी प्लस डेल्टा वी, ये पूरा माइनस साइन के अंदर आ जाएगा, कुछ ये इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल पोटेंशियल, क्योंकि फाइनल नीचे आ रहे हैं, और ये ऊपर वाला हो गया इनिशियल पोटेंशियल। और डेल्टा भी क्या होता है, डेल्टा भी हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब जरा इसको देखो, क्यू नॉट ये बनेगा वी माइनस डेल्टा वी, देखो वी से वी कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, ये माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा यू ये हुआ माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। और यहां से अब देखो हमें एक चीज और पता है, और वो क्या है, वो ये है कि जो ये डेल्टा यू होगा यही इक्वल होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होता है, तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। जो ये है ना, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भी हम डेफिनेशन देख चुके हैं ना शुरू से, और अभी हमने यूज भी करी है। तो अब जरा इसको यूज करते हैं जो हमने पीछे निकाला है। हाँ, तो यहां से देखो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया क्यू ई डेल्टा आर, ठीक है, कॉस, हाँ, तो वर्क डन हो गया हमारे पास क्यू ई डेल्टा आर, हाँ, तो वर्क डन कितना है, वर्क डन आया क्यू नॉट ई डेल्टा आर, और माइनस ये कितना आया, ये आया माइनस क्यू नॉट डेल्टा बी, तो ये आया माइनस क्यू नॉट डेल्टा वी। अब यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखो क्यू नॉट ई डेल्टा आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी हो गया ये, ठीक है, ये कितना हो गया क्यू नॉट डेल्टा वी। और यहाँ से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर सकते हैं, तो ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ई कितना आया हमारे पास, ई आ गया डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन ये जो भी इनका बीच में सेपरेशन है ये आ गया, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल ये नीचे ही था, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियली यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे थे, ये फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। और ई डॉट डी आर हमने करा कॉस जीरो वन हो गया, तो इतना हो गया ये, ठीक है। और डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल होता, तो वी माइनस वी प्लस डेल्टा वी हमने करा, तो ये माइनस हो गया। और फिर हमें जो हम्म
अब देखो एक चीज ध्यान देने वाली है, और ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो कोई नेगेटिव साइन नहीं आया, ये चीज आपने नोट करी। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज सेम चीज नहीं दिखा रहा कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में डिक्रीज होगा? नहीं, यहाँ पे भी सेम चीज आ रही है, इसको आप ध्यान से समझो। भाई E इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड है और डेल्टा आर मैग्नीट्यूड है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब मैं ये समझाता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया, या और ये सेम चीज क्यों बता रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीज इन पोटेंशियल के ही डायरेक्शन में होगी। तो देखिए ये तो हमें पता है ई भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा आर भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया ई इंटू, सॉरी डेल्टा आर है ना, सॉरी डेल्टा आर, इसका मतलब ये है कि ई इंटू डेल्टा आर ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहां से फॉर्मूला आया डेल्टा बी इक्वल टू ई डेल्टा आर, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा डेल्टा बी। तो यहां से रिजल्ट ये आया कि डेल्टा बी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, डेल्टा बी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा है तो जरा देखो, आ जाओ यहाँ पे वापस। अगर अब देखो यहीं पे देख लो, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया पीछे से कि डेल्टा बी क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब अगर डेल्टा बी पॉजिटिव हो गया, यानी ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वी आई है ये कैसे आया है, वी में कुछ ऐड करके आया है। भाई वी प्लस डेल्टा वी भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब वी आई से बड़ा हो जाएगा, वी एफ से बड़ा हो जाएगा वी आई। बात समझ आ रही है? मतलब यहीं पे अगर मैं दोनों साइड अगर मैं ऐड कर दूं v बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, ये v प्लस डेल्टा वी इज ग्रेटर देन v, है ना, ऐसे समझ लो। दोनों साइड मैंने क्या करा, v को ऐड कर दिया, तो v में डेल्टा v ऐड होगा और जीरो में v ऐड होगा तो v आ जाएगा। तो ये क्या बना, v प्लस डेल्टा v, ये बना vi, और ये क्या बना, vf। v तो क्या है, फाइनल vf। तो देखो वही चीज तो आ गई कि इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा है, फाइनल पोटेंशियल कम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने ली थी। अगर यहाँ पे पोटेंशियल ऊपर वाला पोटेंशियल ज्यादा है और नीचे वाला पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह पोटेंशियल घट रहा है ऊपर से नीचे आने में पोटेंशियल घट रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ जा रही है। तो देखो सेम चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगी उस तरफ पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने ये पॉजिटिव कैसे आ गया, मतलब वही है। ठीक है, मतलब वही है। ठीक है, बात समझ रहे, एसेंस इस चीज का भी वही है। अब मैं आपको ये कह रहा था कि इसका बेनिफिट क्या होता है इस तरीके से करने का। तो देखो इस वाले कंसेप्ट से जब हम इक्विपोटेंशियल का यूज करके निकालते हैं, हम एक चीज और भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल जो होता है उसके डिक्रीज होने का जो फास्टेस्ट रेट, जिस तरह मतलब वो फास्टेस्ट रेट से डिक्रीज होगा उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस के, तो ये डायरेक्शन होगी जो मैंने ड्रॉ कर रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, क्योंकि ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, तो इस पूरे सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, है ना, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, यहाँ सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ऐसे नीचे वाले सरफेस के लिए तो एक बात सोचो, अगर मैं इसको ऐसे ना लाके इस पाथ के अलोंग लेकर आता, अगर मैं जो डी आर जो मेरा, अगर मैं एक पाथ ऐसे क्यू नॉट के लिए एक पाथ ऐसे सोचूं कि हम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, मान लो मैंने एक ऐसे एक पाथ सोचा, ये ऐसे यार डिस्टेंस की तरह सोचो, पाथ भी नहीं डिस्टेंस सोचो, एक डिस्टेंस मैंने ये सोचा। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस अगर डेल्टा आर है, ये वाला, भाई ये अगर डेल्टा आर है और ये मान लेते हैं ये है डेल्टा आर डैश जो मैंने ये वाला बनाया, तो क्लियरली एक चीज हमें पता है, क्या हमें क्लियरली पता है, डेल्टा आर डैश ज्यादा होगा डेल्टा आर से। भाई सबसे छोटा डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होगा, इन दोनों प्लेन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और कोई भी डिस्टेंस इन दोनों प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा ही होगा। तो ये जो डेल्टा आर डैश है ये डेल्टा आर से क्या है, ज्यादा है। अब अगर ऐसा है ना, आप जरा बात को समझना, अब अगर ऐसा है तो देखो ये दो पॉइंट देखो, है ना, मान लो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, नाम भी देता हूँ थोड़ा सा ना क्लियर होगा, ये मान लेते हैं ये है ए पॉइंट, ये वाला, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। बी और सी सेम पोटेंशियल पे है और ए तो खैर कॉमन एक पोटेंशियल पे हो ही गया। ठीक है, अब एक चीज समझो जरा, है ना, यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ यहीं पे समझा देता हूँ। भाई वी बी इक्वल टू वी सी है, दोनों सेम पोटेंशियल पे है और वी ए का पोटेंशियल अलग है। जब डेल्टा आर के अलोंग क्या हो रहा है, डेल्टा आर के अलोंग, डेल्टा आर डैश के अलोंग भी क्या हो रहा है, इसका जो पोटेंशियल है ये
VC से VA हो रहा है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है VA माइनस VC। और डेल्टा आर के अलोंग भी तो इतना ही हो रहा है भाई, VB माइनस VC, VA माइनस VB हो रहा है ये, और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि चाहे आप डेल्टा आर के अलोंग देखो, चाहे आप डेल्टा आर डैश के अलोंग देखो, पोटेंशियल का चेंज तो सेम है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, तो दोनों के अलोंग जो पोटेंशियल का चेंज हो रहा है वो सेम हो रहा है, ठीक है। बट क्योंकि डेल्टा आर जो है वो छोटा है डेल्टा आर डैश से, या फिर डेल्टा आर जो है सबसे कम वो डिस्टेंस है जिसके अलोंग सेम पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब आप छोटा सा डेल्टा आर चेंज, मतलब आप छोटा सा चेंज करोगे तो वो पोटेंशियल सबसे तेजी से, मतलब पोजीशन में आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो सबसे तेज जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो इस ए बी के अलोंग ही हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इस बात को समझो जरा ध्यान से, जो रेट ऑफ चेंज होगा ना, क्योंकि डेल्टा आर सबसे छोटा है तो सबसे मैक्सिमम भी इसी के अबाउट ही होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पोटेंशियल का चेंज तो सब जगह सेम करना है, चाहे आप किसी ऊपर वाले पॉइंट से चाहे किसी भी नीचे वाले पॉइंट पर आ जाओ, पोटेंशियल का चेंज तो सब जगह सेम है। बट वो कितनी तेजी से चेंज होगा भाई, देखो यहां से यहां तक आने में तो सब में पोटेंशियल, मान लो चाहे आप बी से ए पे आए हो, चाहे आप सी से ए पे आए हो, पोटेंशियल का चेंज तो सेम है। बट अगर आप लेंथ वाइज देखोगे ना, तो सबसे कम लेंथ के लिए पोटेंशियल का चेंज सबसे तेजी से कहां पे हुआ, सेम हुआ ना, बट सबसे कम लेंथ ये थी ए बी वाली, तो सबसे तेजी से पोटेंशियल का चेंज इसी के अबाउट हुआ, इसी के अलॉन्ग होगा। बात समझ में आ रही है? सबसे जो चेंज पोटेंशियल का चेंज होगा, सबसे तेज जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो इसी के अबाउट होगा, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा भी नीचे जाओगे ना, इसका रेट से मेरा मतलब ये है, अगर मान लो आप यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे आओ और यहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे आओ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो डिक्रीज है ना वो ज्यादा देखने को मिलेगा सेम आर के लिए। इसको ऐसे भी उल्टे तरीके से भी समझ सकते हैं भाई, सेम वी के लिए ये अलग अलग है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे देख लो और बिल्कुल, है ना। रेट कैसे निकालोगे आप, रेट निकालोगे, इसको मैं डीवी से लिख देता हूँ, ये जो चेंज आया इसको लिख देते हैं डेल्टा वी से, ठीक है। तो एक्चुअली में है क्या, जब आप डेल्टा आर के अलोंग चेंज निकाल लो तो आप निकाल लो डीवी बाय डेल्टा आर, ये रेट है। और जब आप डेल्टा आर डैश के अलोंग निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा, है ना। बिल्कुल मैथमेटिकली बता देता हूँ ना, लॉजिकली तो मैं बता ही रहा था, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर डैश। बात समझ में आ रही है? ये दोनों का रेट हो गया, ठीक है, ये दोनों का ग्रेडियंट हो गया या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल हो गया। तो अब क्लियरली बात है, अगर डेल्टा आर ज्यादा है डेल्टा आर से, डेल्टा आर डैश सॉरी डेल्टा आर डैश अगर डेल्टा आर से ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी इससे, भाई जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है डेल्टा वी, बट जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो वैल्यू कम होगी। तो ज्यादा डिनोमिनेटर किसका है, ये राइट वाले का है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और कोई भी डेल्टा आर डैश के लिए ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर है सबसे ज्यादा होगा, तो ग्रेडियंट या सॉरी तो जो रेट ऑफ चेंज है डेल्टा वी का वो सबसे ज्यादा इसी के अबाउट होगा। बात समझ में आ रही है? डेल्टा वी बाय डेल्टा आर सबसे मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ चेंज, और आप कोई भी ले लो, ये तो मैंने एक बना के दिखाया इसी, आप ऐसे कोई भी और पाथ ले लो, ठीक है, कोई भी एक तो दोनों पोटेंशियल के बीच में कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, ठीक है, वो क्या होगा, वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा ही होगा, और वो उससे ज्यादा होगा तो रेट जो होगा ना वो सबसे ज्यादा इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट ही होगा ना, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है ना। आई होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। रेस्ट अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।